द माइटी एवेंजर्स के लास्ट एपिसोड के अंदर हमने देखा था कि चाइना के अंदर एक अलग ही किस्म का जो है हमें इनह्यूमन नज़र आता है, जिसको द अनस्पोकन के नाम से कहा जा रहा होता है। क्योंकि इनह्यूमन का ये वो राजा है जिसको बहुत पहले ही इनह्यूमन्स ने अपने राज्य से निकाल दिया था, क्योंकि उसने उनका एक स्लेव इंजन जो है उसको कहीं अर्थ पे छुपा दिया था। और वो स्लेव इंजन क्या है और वो क्या क्या कर सकता है इसके बारे में अभी तक हमें कुछ भी नहीं पता है। लेकिन सिर्फ हमें इतना ज़रूर पता है कि ये अनस्पोकन जो कोई भी है ये बहुत ही ज़्यादा दमदार है। मतलब इसने चाइना की जो एवेंजर्स की टीम थी, रिपब्लिक ऑफ चाइना, उसको पूरी की पूरी एक ही ब्लो के अंदर सारी टीम को नॉकआउट करके उनका काम तमाम कर दिया। तो वहीं पे यूएस एजेंट समझ जाता है और कहता है कि हमें जो है अब सिर्फ हैंग पिम की एवेंजर्स की नहीं बल्कि जितनी भी एवेंजर्स की टीम है उन सबकी ज़रूरत है, क्योंकि ये जो थ्रेट लेवल है इससे हम आसानी से अकेले निपट नहीं सकते हैं। अब आगे कुछ साल पहले हम शिफ्ट होते हैं तिब्बत की कुछ पहाड़ियों के अंदर जो कि चाइना के नज़दीक हैं। और यहाँ पे हम देखते हैं कि दो बच्चे खेल रहे होते हैं और उनमें से एक बच्चा जो है इस गार के अंदर जाने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन दूसरा वाला उसको मना करता है और कहता है कि तुमने इस जगह के बारे में सुना नहीं है कि यहाँ पे आज तक जो कोई भी गया वो लौट के वापसी नहीं आया है, तो तुम लोग यहाँ पे क्यों जा रहे हो। तो कहता है कि ये सिर्फ कहानियाँ बच्चों को डराने के लिए इन लोगों ने बनाई है, क्योंकि उस गुफा के अंदर बहुत सारा खजाना है और वो लोग नहीं चाहते कि हमें वो खजाना मिले, और इसी वजह से वो लोग किसी को यहाँ पे जाने नहीं देते हैं। लेकिन आज मैं यहाँ पे जाऊँगा और इसके ज़रिए मैं काफ़ी ज़्यादा अमीर आदमी बन जाऊँगा और उसके बाद तुम फिर मेरी बातों पर यकीन करोगे ही। और इस तरह हम देखते हैं कि वो उसको रोकने की कोशिश कर रहा होता है दूसरा बच्चा, लेकिन इसको एक सुलेमानी कीड़ा काटा होता है और बोलता है कि मैं तो भाई अंदर जाऊँगा और वहाँ पे ख़जाना है, वहाँ पे सोना है, मैं अमीर हो जाऊँगा। और हम देखते हैं कि जब वो अंदर घुसता है तो दरअसल ये गुफा जो होती है ये अनस्पोकन की होती है और यहाँ पे वो अपने लोगों के साथ किसी चीज़ की खुदाई कर रहा होता है जो कि बड़े बड़े येलो कलर के क्रिस्टल्स होते हैं। और बोलता है कि ऑलमोस्ट आखिरकार फ्रेंड्स हम लोग पहुँच ही गए हैं और हमने वो सब तलाश कर ही लिया जिसके ज़रिए मैं वापसी अपने घर जा सकता हूँ। और हमें पता चलता है कि दरअसल यहाँ पे जो क्रिस्टल्स हैं इनका नाम ज़ेरोजिन क्रिस्टल्स के नाम से कोई क्रिस्टल बताया जा रहा है। मतलब जिस तरह टेरिजन क्रिस्टल्स हैं उसी तरह की कोई और क्रिस्टल्स हैं जो इसके पास हैं। और कहता है कि इतने सालों से मैंने इसको यहाँ पे जो है कल्टीवेट करने की कोशिश करी है ताकि जल्द से जल्द मैं इसकी प्रोडक्शन को बिगिन कर सकूँ और इसके ज़रिए उन लोगों को मेरे ऊपर मानना ही पड़ेगा। और मैं सारे के सारे क्रिस्टल्स को ग्रो करने के बाद वापसी एटेलियन लेके जाऊँगा और उसके बाद उन लोगों को मुझे एटेलियन के अंदर वापसी रखना ही होगा। लेकिन हम देखते हैं कि वही बच्चा जो होता है वो अचानक उसको वहाँ पे खांसी आना शुरू हो जाती है और ये देख के वो उसके कान वहाँ पे खड़े हो जाते हैं और वो एक ही इशारे के ऊपर उस बच्चे की जो है वहाँ पे जान ले लेता है। और वहीं पे बोलता है कि दोस्तों घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, जगह टोटली जो है सिक्योर हो सकी है, अब यहाँ पे कोई और नहीं है जो कि हमारे काम को देख सकेगा। लेकिन हम देखते हैं कि जब वो यहाँ पे यही बोलता है अचानक उस पूरी की पूरी गुफा के अंदर एक तरह की शॉकवेव पैदा होना शुरू होती है और सारे क्रिस्टल्स वहाँ पे गिर के टूटना शुरू हो जाते हैं। और कहता है ज़रा एक मिनट, ये आवाज़ मैं पहले भी सुन चुका हूँ, ये आवाज़ मैंने तब सुनी थी जब मुझे एटेलियन से बाहर बैनिश किया गया था, ये आवाज़ तो ब्लैक बोल्ट की है, लगता है कि ब्लैक बोल्ट ने आज फिर अपनी आवाज़ गुनगुनाई है। और वहीं से हम लोग शिफ्ट होते हैं उस गुफा के बाहर जहाँ पर हम वो बच्चा देखते हैं दूसरा जो उसका इंतजार कर रहा होता है और कहता है कि अर्थ को कैसा आ रहा है, हम लोग यहाँ पे फंस जाएंगे, तुम प्लीज़ जल्दी से बाहर आ जाओ, मुझे डर लग रहा है। तो वहीं पे हम देखते हैं अनस्पोकन बाहर आता है और कहता है कि हाँ बिल्कुल, और तुम्हें इस चीज़ से डरना भी चाहिए, भाग जाओ यहाँ से बच्चे और आज के बाद यहाँ पे कभी लौट कर मत आना, वरना तुम्हारा भी वही हाल होगा जो तुमसे पहले यहाँ आने वालों का हुआ है। और बोलता है कि अब वक्त आ गया है कि हम ये सारे के सारे क्रिस्टल्स वापसी एटेलियन लेके चलें और वो लोग मुझे फिर वापसी अपने घर के अंदर जगह दे देंगे। अब वक्त आ गया है कि मेरा एग्जाइल ख़त्म होता है मेरे दोस्तों, हमें जाना होगा और ब्लैक बोल्ट से बात करनी होगी। लेकिन हम देखते हैं जब वो गार के बाहर आता है तो बोलता है ऊपर देखिए कि नहीं, ये नहीं हो सकता, क्योंकि दरअसल हम देखते हैं कि ये वही टाइम था जब एटेलियन अर्थ के ऊपर से शिफ्ट होकर मून के ऊपर चले गया था और ये जो उसको आवाज़ आई थी सुनने की, ये ब्लैक बोल्ट की आवाज़ थी जो अपनी पूरी सिटी को लेकर मून पर चले जाता है। और बोलता है कि एटेलियन मैं तुमसे इतना ज़्यादा करीब था, लेकिन इसके लिए सिर्फ जिम्मेदार भी तो मैं ही हूँ कि मैंने कुछ ज़्यादा ही वक्त लगा दिया, क्योंकि मेरे लोग बिल्कुल अनप्रोटेक्टेड थे उस स्लेव इंजन के बगैर। और ब्लैक बोल्ट को अंदाज़ा हो गया था कि वो लोग इन ह्यूमंस का जो है अकेले सामना नहीं कर सकते हैं और शायद वो इसी वजह से यहाँ से सब कुछ छोड़ के चले गया है। इस सब में देखा जाए ना कहीं मेरी ही गलती है और अब वो लोग चांद पे चले गए हैं। मैंने उन तक पहुंचने की कोशिश करी, मैंने उनको वो सब देने की चाहत रखी, लेकिन अब तक कि मुझे अब देर हो चुकी है और अब हमेशा के लिए मैं यहाँ पे अकेला रहूँगा।
और इस तरह हम देखते हैं कि ये राजा जो है इसको थोड़ा बहुत होश आ जाता है, अकल आ जाती है, लेकिन जब तक इसको ये अकल आती है तब तक एटिलियन के लोग उसको पीछे छोड़ के चांद पे चले जाते हैं। और इसी तरह हम प्रेजेंट डे के अंदर शिफ्ट होते हैं और वो बोलता है कि मैं तुम लोगों को फील कर सकता हूँ, मैं तुम लोगों को फील कर सकता हूँ कि किस तरह से तुम लोग मुझे देखते हो, मुझे मॉक करते हो, मुझे फॉलो करना बंद कर दो। मुझे पता है कि तुम लोगों के साथ क्या करना चाहिए। वो स्लेव इंजन वही एक चीज़ है जो कि क्री के लोगों ने हमें दी थी और इसका इस्तेमाल मैं आज तुम लोगों के ऊपर करने वाला हूँ। ये ह्यूमंस, ये चैंपियंस जो हैं, ये दुनिया समझते हैं कि उनकी है, लेकिन अब ये कहानी बिल्कुल पलट के रहने वाली है। अब हमें अपनी शक्तियों को यूज़फुल बनाना चाहिए और वो सेलिब्रेशन मेरे दोस्तों को दे देनी चाहिए जिसका वो इतने वक्त से इंतज़ार कर रहे हैं। और इस तरह हम देखते हैं कि वो वहाँ से अपनी पावर चमकाते हुए आगे की तरफ यानी चाइना की तरफ बढ़ रहा होता है। तो वहीं पे बैन लग बोलती है कि वो यहाँ से जा चुका है, एक फर्स्ट एड किट उठाओ एजेंट और मेरे साथ चलो, हो सकता है कि कुछ चाइनीज हीरोज अभी भी जिंदा हो। तो कहता है कि हाँ बिल्कुल क्विक सिल्वर। तो वहीं पे वो बोलती है बैन लग क्विक सिल्वर, तो तुम वहाँ इंतजार करोगे या हमारे साथ चलोगे? तो यूएस एजेंट बोलता है कि हाँ वो इन ह्यूमंस के बीच रहा है और उसके मुताबिक ये अनस्पोकन आदमी ऐसा है जैसा कोई बुगीमैन उसके सामने सच में आ गया हो, लेकिन जहाँ तक मैं मैक्सिमॉफ को जानता हूँ वो हमारे साथ ज़रूर आएगा। और इसी तरह हम देखते हैं कि जब वो लोग हीरोज़ के पास पहुँच के उनको फर्स्ट एड वगैरह करने की कोशिश कर रहे होते हैं तो वहीं पे वो बैठा हुआ क्विक सिल्वर बोलता है कि मुझे अब उन लोगों को आगाह करना ही होगा, हम लोग काफ़ी नहीं हैं इनसे निपटने के लिए, मुझे पिम को कॉल करनी ही होगी। और इस तरह हम इन्फिनाइट मैंशन के अंदर शिफ्ट होते हैं जहाँ पे वो बोलता है कि आई रिपीट, हमारे पास एक ज़बरदस्त किस्म की प्रायोरिटी है चाइना के अंदर, जहाँ तुमने हमें भेजा था। तुम अपने साथ जिस किसी को भी लेकर आ सकते हो फ़ौरन लेकर आओ। एक्नॉलेज पिम, हरकुलिस, क्या वहाँ पे कोई मौजूद है? आखिरकार तुम लोग गए कहाँ हो? क्या तुम लोग मुझे सुन सकते हो? लेकिन हम देखते हैं कि यहाँ पे बेचारा क्विक सिल्वर चिल्ला रहा होता है हेल्प के लिए, लेकिन यहाँ पे कोई हेल्प नहीं कर रहा होता। और अचानक हम देखते हैं कि एक चुटकी पे वो स्क्रीन बंद हो जाती है और हम देखते हैं कि यहाँ पे कोई और नहीं बल्कि द स्कारलेट विच बैठी होती है और बोलती है कि मेरे डियर भाई, बहुत अफसोस की बात है कि आज तुम्हारी पुकार सुनने के लिए यहाँ पे कोई भी नहीं है। आज कोई भी नहीं है जो कि तुम्हारी मदद कर सकेगा। तुम आज उस बैटल के अंदर तुम लोग अकेले ही मरोगे और मेरे लिए एक मुसीबत कम हुई। और वहीं पर हम देखते हैं जब स्कारलेट विच बैठ के ये सारी बातें कर रही होती है तो पीछे से स्टेचर उसकी सारी बातें सुन लेती है और कहती है कि तुम मैं बहुत पहले से जानती थी कि तुम ईविल हो और तुम तो सच में टोटली ही ईविल हो, तुम ये सब कैसे कर सकती हो? और यहीं पे आती है जकोस्टा बोलती है कि स्टेचर क्या हुआ, तुम क्या यहाँ पे खो गई हो, इस तरह से क्यों चिल्ला रही हो? तो वो कहती है द स्कारलेट विच जकोस्टा, मुझे उसके बारे में तुम्हें कुछ बताना है। लेकिन अगले पल हम देखते हैं कि स्कारलेट विच आती है और उसको एक ऐसा स्पेल कर देती है जिसके जरिए वो स्कारलेट विच के बारे में किसी से कोई बात नहीं कर सकती है। एक इनविजिबल शील्ड उसके मुंह पे आके लग जाएगी जब भी वो स्कारलेट विच के बारे में कुछ बुरा कहना चाहेगी। और वहीं पे स्टेचर बोलती है कि इसने मेरे साथ ये क्या कर दिया है कि मैं इसके बारे में कुछ बोल क्यों नहीं पा रही? तो वहीं पे जकोस्टा बोलती है कि आई एम सॉरी केसी, तुम क्या कह रही हो मैं समझ नहीं पा रही हूँ। तो स्टेचर बोलती है इसका मतलब ये है कि मेरे मुंह पे जो लगा हुआ है इसको ये नहीं देख सकती है, ये सिर्फ मैं ही देख सकती हूँ कि इसने मेरे साथ क्या किया है। जकोस्टा बोलती है क्या तुम्हारे पास जो कुछ भी बताने के लिए वो तुम मुझसे बाद में डिस्कस कर सकती हो, मुझे मीटिंग में जाना है और ऑलरेडी मैं लेट हो गई हूँ। तो वो कहती है कि हाँ मैं तुम्हारे साथ आ रही हूँ। और स्टेचर अपने दिल में बोलती है सर एक मिनट, नॉर्मली मैं अगर बात कर रही हूँ तो वो मैं कर सकती हूँ, लेकिन स्कारलेट विच के बारे में मैं चाहे कुछ भी बात करने की कोशिश कर लूँ वो मैं नहीं कर पा रही हूँ। यूएस एजेंट और क्विक सिल्वर जो है वहाँ पे फंसे हुए हैं और उनकी जान को बहुत ज़्यादा खतरा है, लेकिन मैं इस तरह यहाँ पे चुप नहीं रह सकती हूँ, मुझे कुछ ना कुछ तो करना होगा उनको बचाने के लिए। और इस तरह हम एसगार्ड के अंदर यानी कि चेंबर ऑफ लॉकी के अंदर शिफ्ट होते हैं, क्योंकि आप सबको पता है कि स्कारलेट विच दरअसल स्कारलेट विच है ही नहीं, ये लोकी है। और वो यही बोलती है कि अब लगता है कि कहानी जो है हद से ज़्यादा बढ़ते जा रही है। मैं इस लड़की को इसलिए बर्दाश्त कर रही थी क्योंकि मैं विजन को अपने सामने रखना चाहती थी। विजन और वांडा का एक अलग ही कनेक्शन था और उसकी वजह से मुझे दोनों को बर्दाश्त करना पड़ रहा था। और क्विक सिल्वर की बात रही तो उसने वहाँ पे जाने की खुद गलती करी है, मैंने इसको वहाँ पे नहीं भेजा था। लेकिन ये सारे के सारे इमोशंस और मेरा ये डिस्गाइज जो है इन लोग के ऊपर एक हैवॉक मचा रहा है, लेकिन अब इसको मैं और ज़्यादा टॉलरेट नहीं कर सकता हूँ। और वक्त आ गया कि इस यंग लेडी के बारे में मुझे कोई ना कोई परमानेंट सोल्यूशन तो निकालना ही पड़ेगा, वरना मेरे सारे प्लान की ये धज्जियाँ उड़ा देगी। और इस तरह हम लोग देखते हैं कि यहाँ पे खाने के टेबल पर बैठ के सारे एवेंजर्स की टीम बैठी होती है, जहाँ पे विजन, हरकुलिस, पिम, जारवेस और चो वगैरह बैठे होते हैं और वो लोग अपनी नॉर्मल रूटीन वगैरह की बातें कर रहे होते हैं। और यहीं पे हम देखते हैं कि यहाँ पे आगे इस तरह से उनको एक स्टेचर भी ज्वाइन करती है और वो कहती है कि मुझे आप लोगों से कुछ बात करनी है, मुझे आपसे कुछ बहुत ज़रूरी बात करनी है, लेकिन मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मैं वो किस तरह से करूँ। तो वहीं पे सब बोलते हैं कि ऑफ कोर्स कैसी ऐसी कौन सी बात है, तुम किस बारे में बात करना चाहती हो, हमारे साथ करो। लेकिन अचानक हम देखते हैं कि स्कारलेट विच वहाँ पे आती है और कहती है ओह तो तुम सब यहाँ पे मौजूद हो, कितनी अच्छी बात है, मुझे तुम लोगों से कुछ बात करनी थी। तो पिम बोलता है कि क्या हुआ वांडा, क्या कोई और इमरजेंसी हमारे सामने आ गई है जिसके बारे में हमें इसको फॉलो करना है? तो कहती है कि एक इमरजेंसी कम लेकिन एक कंसर्न ज़्यादा है। ये हेनरी जो मैं बात तुमसे कहने वाली हूँ कैसेंड्रा के बारे में होने वाली है, क्योंकि वो जब से हमारे साथ आई है मुझे उसके ऊपर शक हो गया है, क्योंकि तुमने देखा ही होगा कि किस तरह से लास्ट मिशन के अंदर उसने तुम्हारे ऑर्डर्स के बावजूद फैंटास्टिक फोर का साथ दिया और तुम्हारी सारी चीज़ें जो है तुम्हारे ओपोनेंट्स को बता दी। वो तो अच्छी बात है कि वो तुम्हारे दोस्त थे तो इसलिए तुम्हारे लिए ख़तरनाक साबित नहीं हुआ, लेकिन ये अगर इसने हरकत किसी तुम्हारे दुश्मन के साथ कर दी तो तुम सबकी मौत साबित इसमें हो सकती है। तो आप देख रहे हैं कि लोकी का दिमाग तो वो लोकी का दिमाग ही है, उसका मुकाबला कोई कैसे कर सकता है। तो पिम बोलता है कि तुमने बिल्कुल ठीक बात कही है वांडा, और इस बारे में मैं भी काफ़ी बार सोच रहा था
कि इस बार तो वाकई में हम लोग बच गए, क्योंकि ये रिचर्ड्स की फैमिली थी, कोई हाइड्रा नहीं था। लेकिन मैं जो हूँ, जैसा कि तुम्हें पता है कि एक सेकंड चांस बिलीवर हूँ, मैं मानता हूँ कि लोगों को सेकंड चांसेस देने चाहिए। और वांडा हमारी टीम में अभी तक इसी वजह से मौजूद है क्योंकि वो इसमें कुछ अच्छा कर सकती है, और इस बात से मेरे ख्याल में सभी अग्री करेंगे मेरे साथ। लेकिन फिर भी मैं तुमसे जानना चाहूँगा, क्या तुम हमारी इस टीम का हिस्सा बन के रहना चाहती हो, या फिर ये तुम जो ज़बरदस्ती हमारी इस टीम के अंदर मौजूद हो। तुम्हें पे बोलती है कि मैं यहाँ पे रहना चाहती हूँ, लेकिन मुझे आपसे वो बातें कहनी है जो कि मैं कह नहीं पा रही हूँ। उसने मेरे ऊपर पता नहीं क्या जादू कर दिया है, और मैं दरअसल अपने घर जाना चाहती हूँ अंकल पे। मैं अपनी मॉम को देखना चाहती हूँ, मैं अपने फ्रेंड्स को चेकआउट करना चाहती हूँ, और मैं दूसरी चीज़ें करना चाहती हूँ। तुम्हें पे हैंक पे बोलते हैं कि हाँ हाँ बिल्कुल, तुम्हें जहाँ जाना है तुम जा सकती हो, क्योंकि मैं जानता हूँ कि काफ़ी टाइम से तुम हमारे साथ हो और तुम वहाँ पे नहीं गई हो। आराम से जाओ वहाँ पे और अपने डिसीजन के ऊपर सोचो और फिर मुझे आके बता देना। तुम्हें पे स्टेचर बोलती है कि ठीक है अंकल, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, लेकिन ये आप मेरे साथ क्या कर रहे हैं। तो मैं तुम्हारे अंदर एक सब एटॉमिक की लगा रहा हूँ जो कि इम्प्लांट मैंने कर दी है। इसके ज़रिए तुम यहाँ के सारे डोर्स को जो है एक्सेस कर पाओगे। और इस तरह हम देखते हैं कि सारे से सारे मेंबर्स के हाथ में एक सब एटॉमिक की लगा देता है, जिसकी वजह से ताकि वो लोग जब भी इस मेंशन में आने की कोशिश करें तो उसको एक्सेस कर सकें। और इस तरह वहाँ पे स्टेचर बोलती है कि आपका बहुत बहुत शुक्रिया अंकल हैंक कि आपने हमारी तरह से मदद करी। चलो जोनस, हमें कुछ काम करने हैं तो हम पहले उनको निपटा कर आते हैं। वहीं पे हैंक बोलता है कि जारविस, क्या क्विकसिल्वर और यूएस एजेंट के बारे में हमें कोई खबर पता चली है? अगर वो लोग यहाँ वापसी लौट कर आते हैं तो जो कोस्टर से कह देना कि वो उनको उनकी चाबियाँ भी दे दें। तो वो बोलता है कि हाँ वैसे सर, मुझे इस बात में थोड़ा शक तो हो रहा है कि अभी तक हमने उनकी तरफ से कोई खबर नहीं सुनी है। उनका मिशन इतना ज़्यादा लंबा तो होना नहीं चाहिए था जितना हो गया है। और हम यहाँ से तिब्बत के अंदर वापसी शिफ्ट होते हैं, जहाँ पे हम देखते हैं कि वहाँ पे यूएस एजेंट बोलता है कि तुम लोगों के साथ आखिरकार मसला क्या हो गया है? तुम लोग टिपिकल कम्युनिस्ट वाली हरकतें क्यों कर रहे हो? हम यहाँ पे तुम्हारी मदद करने के लिए आए और तुम हम पे ही अटैक कर रहे हो। क्योंकि हम देखते हैं कि दरअसल यहाँ पे जो चाइना की फोर्स होती है वो इन तीनों के ऊपर अटैक करना शुरू कर देती है। और वहाँ पे रेडियो एक्टिव मैन बोलता है कि हेल्प अस, तुम यहाँ पे हमें इन्वेट करने के लिए आए हो, हम तुम्हें बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं। और मैं ये बात बहुत अच्छे तरीके से जानता हूँ कि यहाँ पे तुम लोग उस मैडमैन के कहने के ऊपर ही आए होगे, ऑसबॉर्न, उसी ने तुम्हें यहाँ पे भेजा होगा हमें इन्वेट करने के लिए। तो कहता है कि आखिरकार तुम किसकी बात कर रहे हो? वो एक पैट्रियट है, उसने तुम सबको जो है इस पूरी की पूरी दुनिया को स्क्रल से बचाया है, और अब भी तुम उसके बारे में ऐसी बातें कर रहे हो। तो वहीं पे बैन लग बोलती है कि वॉकर, वाकई में तुम्हारे टीममेट्स को पता है कि तुम उसके बारे में कुछ ऐसा सोचते हो? और वहीं पे हम देखते हैं कि कलेक्टिव मैन सामने आता है और अपनी फिस्ट चमकाता है और बोलता है कि एक तरफ हो जाओ रेडियो एक्टिव मैन, मैं इन लोगों को दिखाता हूँ कि चाइना के अंदर अगर कोई घुसने की कोशिश करता है ज़बरदस्ती तो उसका क्या हाल होता है, और मैं इनको बताऊंगा कि किस तरह से महसूस होती है 1 मिलियन लोगों की शक्ति एक साथ। और इस तरह हम देखते हैं कि जो कलेक्टिव मैन है दरअसल इसके पास एक ऐसी पावर है कि चाइना के जितने लोग हैं वो सबकी पावर्स को एक साथ एक्सेस कर सकता है। और हम देखते हैं कि वो एक ही फिर से जो है जॉन वॉकर के ऊपर अटैक करता है, जिससे उसकी शील्ड वो तो एकदम अजीब व गरीब हो जाती है, और वहाँ पे जॉन वॉकर बहुत दूर जाके गिरता है। और वहीं पे हम देखते हैं साइंटिफिक बीस्ट आता है और बोलता है कि हाँ, हमारी इंटेल बिल्कुल ठीक थी कि इसकी शील्ड जो है वो असली कैप्टन अमेरिका की शील्ड नहीं बल्कि उसकी इमिटेशन है। तो कलेक्टिव मैन बोलता है कि वो तो मुझे इस आदमी को भी देख के लग रहा है कि ये सिर्फ उसकी कॉपी है और कुछ भी नहीं साइंटिफिक बीस्ट। और कहता है कि वेस्ट ने जो है अपनी सारी की सारी चीज़ों को बर्बाद कर दिया पॉर्नोग्राफी और हॉलीवुड के ट्रैश के चक्कर में, लेकिन अब फाइनली हमें कोई चीज़ नज़र आ रही है जो कि हम देख के मज़े ले सकें। लेकिन वहीं पे हम देखते हैं कि क्विकसिल्वर आता है और अपने ज़बरदस्त किस्म के पंचेस से अटैक करता है और बोलता है कि मुझे 1 मिलियन लोगों की स्ट्रेंथ की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं तुम्हें एक ही दफ़ा में 1 मिलियन पंचेस मार सकता हूँ। और यहीं पे हम देखते हैं कि कैप्टन जॉन वॉकर वापसी उठते हैं और उनकी शील्ड, उसकी तो हालत बिल्कुल ही ख़राब हो गई होती है सिर्फ एक पंच के अंदर ही। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये कलेक्टिव मैन वाकई में एक बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर है। और वहीं पे वो बोलते हैं कि डैम, तुम लोगों के साथ आखिर मसला क्या है? तुम्हें दिख नहीं रहा कि हम सिर्फ यहाँ तुम्हारी मदद करने के लिए आए हैं? तो वहीं पे कलेक्टिव मैन बोलता है तो तुमने देख लिया कि किस तरह से हमारे लोग एक साथ यूनाइटेड है और वो क्या कर सकते हैं। मीनवाइल तुम्हारे अमेरिकन साथी जो हैं वो तो इधर से उधर भटक रहे हैं और आपस में एक दूसरे को मारने के लिए तड़प रहे हैं। तो वहीं पे जॉन वॉकर अपनी शील्ड फेंकता साइड पर, कहता है कि मुझे माफ़ करना पाल, लेकिन तुम बिल्कुल गलत हो, क्योंकि अमेरिका के अंदर सिर्फ एक अच्छा ही आदमी काफ़ी है डिफरेंस क्रिएट करने के लिए। और इस तरह हम देखते हैं कि जॉन वॉकर उसके अटैक से बचता है, उसको डॉज देते हुए, और उसके मुंह पे एक जोरदार पंच मारता है। लेकिन वहीं पे बैन लग बोलती है कि ओ माय गॉड, मेरे तो गला खुश्क हो गया तुम लोग को समझाते समझाते। ज़रा 2 मिनट के लिए क्या तुम लोग रुकोगे? क्या मतलब वाकई में तुम लोग पागल हो चुके हो? तुम लोग खुद देख नहीं रहे कि यहाँ पे हमारी किस चीज़ से फाइट हो रही है? उसने एक ब्लो के अंदर तुम्हारी पूरी की पूरी टीम को जो यहाँ पे निपटा दिया था। तो तुम्हें क्या लगता है कि हम सब यहाँ पे एक दूसरे से लड़ें तो उससे कोई सोल्यूशन निकल पाएगा? तो वहीं पे यूएस एजेंट बोलता है कि हमें इनसे बात करने की भी कोई ज़रूरत नहीं है, ये लूजर्स वैसे भी अनस्पोकन के सामने कॉकरोच की तरह मसले गए थे, ये हमारी क्या मदद करेंगे? तो बैन लग बोलती है कि हाँ तुम्हारी बात ठीक है, मैं मानती हूँ, लेकिन इस बार इनके साथ वर्ल्ड क्लास एवेंजर्स की टीम भी खड़ी है, तो हम कुछ ना कुछ तो कर ही सकते हैं। लेकिन वहीं पे जो है रेडियो एक्टिव मैन बोलता है कि माय फ्रेंड्स, मुझे माफ़ करना, लेकिन अफसोस अब हमारा जो है कुछ भी नहीं हो सकता है, हमारी यहाँ पे बैंड बजने वाली है। यहाँ से हम ओरिजिनल एवेंजर्स मैंशन के अंदर शिफ्ट होते हैं यंग एवेंजर्स के पास, और हम देखते हैं कि यहाँ पे जो है पेट्रियट वगैरह आते हैं सारे के सारे, क्योंकि यहाँ पे स्टेचर और विजन ने इनको यहाँ पे बुलाया है। और वो लोग यही बातें कर रहे होते हैं कि पिछली दफ़ा की तरह ये लोग फिर दोबारा गायब ना हो जाएं। मतलब मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि ये लोग हमसे कुछ बात क्यों नहीं कर रहे हैं। जब भी ये कोई बात करते हैं अचानक कहीं ना कहीं गायब हो जाते हैं।
तो पेट्रियट बोलता है कि हाँ विकेन तुम सही कर रहे हो, लेकिन इस बार हमें उन दोनों ने ही हमें बुलाया सबको एक्सप्लेन करने के लिए, तो आई होप कि इस बार वो हमें एक्सप्लेन कर ही दें। लेकिन हम देखते हैं कि यहाँ पीछे से जब वो लोग एवेंजर्स मैंशन के अंदर जा रहे होते हैं तो कुछ एजेंट्स इनके ऊपर नजर रखे होते हैं हैमर के, और वो बोलते हैं कि हैमर टीम ब्रावो बात कर रही है बेस से, यंग एवेंजर्स सीधा हमारे किल जोन के अंदर जा रहे हैं, हम उनको मारने के लिए बिल्कुल तैयार हैं। लेकिन हम देखते हैं कि अचानक उन दोनों एजेंट्स के पीछे से कोई आदमी आता है और उन दोनों को वहाँ पे नॉकआउट कर देता है। और यही सब देखते हैं कि वहाँ पे केसी दरवाजा खोलती कहती है कि हे गाइस कैसे हो तुम लोग, केट क्या तुम ठीक हो? तो कहती है केट कि हम तो बिल्कुल ठीक है केसी, लेकिन ये बताओ कि तुम और विज जो हो इतना वियर्ड क्यों एक्ट कर रहे हो इतने दिनों से? और वहीं पे स्पीड बोलता है कि हाँ यार इस बार तुम वो डिसअपीयरिंग वाला एक्ट हमारे सामने दोबारा मत कर देना, हम तो परेशान ही होकर रह गए थे। तो वो कहती है कि नहीं इस बार मैं यहाँ से कहीं नहीं जाने वाली हूँ, तो क्या तुम प्लीज़ सब लोग मेरे साथ अंदर आओगे? तो वहीं पे विजन बोलता है क्या ये तुम्हारा आइडिया बिल्कुल ठीक है, क्योंकि डॉक्टर प्रेम ने नहीं कहा था हमें कि हम किसी और को यहाँ पे लेकर आएँ। तो वो कहती है कि रिलैक्स जोनास, मैं कह रही हूँ ना कि ये सब बिल्कुल ठीक है, हर चीज़ बिल्कुल ठीक हो जाएगी। और हम देखते हैं कि इस तरह यंग एवेंजर्स की टीम उस कमरे के अंदर घर के अंदर जाती है, यानी इन्फिनाइट मैंशन के अंदर। लेकिन इससे पहले जब वहाँ का दरवाज़ा बंद हो रहा हो वहीं पे हम देखते हैं कि एक निंजा ब्लेड आके उस दरवाजे के बीच में फंस जाता है और एक आदमी उस दरवाजे को खोलते हुए अंदर घुसता है, जिसका हाथ देख के आप समझ गए होंगे कि ये कौन है। और यहीं पे हम देखते हैं कि वो सारी की सारी यंग एवेंजर्स की टीम को बताते हैं कि इस वक्त वो कहाँ मौजूद हैं और इस जगह के अंदर क्या क्या चीज़ें हैं जिसकी वजह से वो लोग यहाँ पे फंसे हुए थे और इतने टाइम से वो लोग बेसिकली क्या क्या कर रहे थे। लेकिन दरअसल यहाँ पे केसी ने इन लोगों को जो बुलाया है असल वजह उसकी ये है कि वो उनको स्कारलेट विच के बारे में बताना चाहती है, जो कि वो पहले भी बताना चाहती थी लेकिन अब सच में बताना चाहती है। पेट्रियट बोलता है कि देखो हमने तुम्हें टीवी के अंदर देखा है कि किस तरह से तुम पेम की टीम के साथ यानी माइटी एवेंजर्स का हिस्सा बन चुके हो, तो अब तुम मुझसे ये मत कहना कि हम लोग बहुत अच्छे दोस्त थे लेकिन हमें अब तुम्हें छोड़ना होगा, ये सब बातें सुनने के मैं मूड में बिल्कुल भी नहीं हूँ। तो केसी बोलती है कि नहीं यार ये उस बारे में बात बिल्कुल भी नहीं हो रही है, मैं यहाँ पे तुम लोग को इसलिए थोड़ी ना बुलाया है, मैं यहाँ पे तुमसे जिस बारे में बात करना चाहती हूँ वो तुमने टीवी पे नहीं देखा है। हमारी टीम के अंदर एक और मेंबर है जिसको टीवी पे आज तक किसी ने नहीं देखा है और वो है द स्कारलेट विच। तो यहीं पे सबके कान खड़े होते और बोलते हैं कि स्कारलेट विच यानी कि तुम्हारे हिसाब से जो विकन और स्पीड की मॉम हो सकती है तुम उसकी बात कर रही हो। और यहीं पे हम देखते हैं स्पीड पागलों की तरह इधर उधर घूमता और बोलता है सच में तुमने मेरी मॉम को देखा है, वो कैसी है, क्या उसको हम याद हैं, क्या उसने हमारे बारे में कुछ पूछा है? तो विकन बोलता है कि एक वक्त में सिर्फ एक ही सवाल का जवाब दो। तो वहीं पे केसी बोलती है कि देखो मैंने उसको देखा तो है इस मैंशन के अंदर ही, लेकिन तुम्हें पता है कि जगह कितनी बड़ी है, तो इस वक्त वो कहीं पे कभी भी मौजूद हो सकती है, लेकिन उसको ढूंढने के लिए मुझे तुम्हारे मैजिक की ज़रूरत है। तो विकन बोलता है ठीक है फिर, और वो अपना स्पेल पढ़ना शुरू करता है कि मैं चाहता हूँ कि वो मेरे सामने आए, मैं चाहता हूँ कि वो मेरे सामने आए। और यहीं पर केसी बोलती है कि मुझे लगता है कि अब हमें कुछ आंसर्स मिलने वाले हैं। और यहीं पर केसी दिल के अंदर बोलती है कि अब मेरे पास मेरी टीम है जिसके ऊपर मैं ट्रस्ट कर सकती हूँ। और यहीं से हम एसगार्ड के अंदर शिफ्ट होते हैं जहाँ पे लोकी बैठा हुआ होता है और अचानक वो टेलीपोर्ट होना शुरू होता है। तो लोकी बोलता है कि ये किस किस्म की ट्रिकरी है, कौन है जो मुझे बुला रहा है? मतलब हम देख सकते हैं कि विकन का मैजिक भी इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है कि उसने लोकी को अपने घर से यानी एसगार्ड से बुला के यहाँ पे ले आया स्कारलेट विच वाले रूप के अंदर, क्योंकि यहाँ पे जो स्कारलेट विच है वो दरअसल लोकी ही है। और यहीं पे स्कारलेट विच आती है और कहती है कि हु डेयर्स, किसके अंदर इतनी हिम्मत हुई कि उसने मेरी विल के खिलाफ मुझे समन करने की कोशिश की है? और यहीं पे विकन बोलता है कि मुझे माफ़ करिएगा लेकिन ये सब मैंने किया है, मुझे रियलाइज़ नहीं हुआ था कि आप इतना ज़्यादा गुस्सा हो जाएंगी। मेरा नाम बिली है और मेरा भाई टॉमी है और मैं इस बात की उम्मीद करता हूँ कि ये दो नाम आपके लिए कुछ ना कुछ मतलब ज़रूर रखते होंगे। लेकिन स्कारलेट विच बोलती है कि नहीं, तुमने नहीं मुझे यहाँ पे बुलाया है, तुम इसके लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं हो, लेकिन मैं जानती हूँ कि इसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है। और वो केसी की तरफ देखती है और कहती है कि उसने यहाँ पे मुझे बुला के बहुत बड़ी गलती कर दी है, अब तुम सबका फेट जो है वो मैं मुकम्मल तौर पर सील करने वाली हूँ। और इस तरह हम देखते हैं कि वो वहाँ पे उनके ऊपर अटैक करने के लिए तैयार होती है। और वहीं पे हल्कलिंग वगैरह बोलते हैं कि इस तो सच में ही पागल है बिली, मुझे माफ़ करना तुम्हारी मॉम है, लेकिन यार ये तो सच में इसका दिमाग ख़राब है। तो वहीं पे विजन बोलते हैं कि केसी ये सब तुमने क्या किया है? तो केसी बोलती है कि मैंने वही करा है जो मुझे बहुत पहले ही कर देना चाहिए था। तो वहीं पे स्कारलेट विच बोलती है कि तुम्हें आंसर्स की तलाश है, ठीक है तुम्हारी रिक्वेस्ट को मैं ग्रांट करती हूँ, मरने के बाद हर चीज़ तुम्हारे सामने ही आ जाएगी वैसे भी। और वो वहाँ पे एक ज़ोरदार ब्लास्ट क्रिएट करती है जिससे वो सारी की सारी यंग एवेंजर्स की टीम दूर उड़ के जाती है। लेकिन हम देखते हैं कि यहाँ पे जो आदमी निंजा के रूप में घुसा था वो यहाँ पे आ रहा होता है भागते हुए इनकी मदद करने के लिए और बोलता है कि चीज़ें इस तरह से काम नहीं करती हैं रेड, तुमने वाकई हमारे साथ बहुत कुछ करा है और तुम्हें बहुत कुछ एक्सप्लेन करने की ज़रूरत है। लेकिन लेडी, इन सारी की सारी लाइन के अंदर सबसे पहले यहाँ पे क्लिंट बार्टन खड़ा है जिसको तुमसे सवाल पूछने हैं। और हम देखते हैं कि दरअसल यहाँ पे क्लिंट बार्टन होता है जो कि इनकी मदद करने के लिए यहाँ पे आया है, यानी कि रॉनिन। टू बी कंटिन्यूड।